हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ आपके सामने मैं आया हूँ इस बात पर चर्चा करने की नोटबंदी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे घोषणा की थी कि जितने भी पुराने जो पहले से चलन में 1000 और 500 के नोट हैं उन सबको कहा था कि वो लीगल टेंडर नहीं है। तो नोटबंदी सन 2016 नवंबर को लागू की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की तो उन्होंने कुछ इसके उद्देश्य भी रखे। नंबर 1 पे उन्होंने रखा कि काला धन समाप्त कर देना है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि जो भी जाली नोट उन दिनों प्रचलन में है उन्हें प्रचलन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर नोट बंद हो जाएंगे, वो भी बड़े नोट जो 1000 और 500 के नोट है, तो उससे बहुत ज्यादा लॉस होगा जो भी जाली नोट है उनको। इसके अलावा माफ कीजिए, इसके अलावा एक बड़ा लक्ष्य था कि टेरर फंडिंग, जो कि अलगाववादी, आतंकवादी या नक्सलवादी संगठनों को जो फंड्स मिलता है या उनके पास जो फंड इकट्ठा है उसे भी बर्बाद कर देना पूरी तरह से। तो ये सारे लक्ष्य थे। इसके अलावा एक और भी बड़ा लक्ष्य था कि भारत में कैशलेस इकोनॉमी को, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तो ये कुछ ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें रख करके चल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। उन्हीं लक्ष्यों को साधने के लिए उन्होंने नोटबंदी जैसा एक बड़ा कदम उठाया, जो कि एक सुधारवादी कदम है। हालांकि कुछ समय के लिए इसके कुछ हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन अंत भला तो सब भला। साथियों, सरकार ने उम्मीद की थी कि उस वक्त लगभग नवंबर में 16-17 लाख करोड़ रुपए मार्केट में प्रचलन में था। तो उसमें से मान के चल रहे थे कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपया शायद जो कि काला धन है वो वापस बैंकों के पास नहीं आएगा। लेकिन यहां एक झटका लग गया। वो लगा ऐसे कि जब सारे नोट, लगभग 99.4% नोट आरबीआई के पास वापस आ गए, तो यहां पर एक जो लक्ष्य था काले धन का, शायद आंकड़ों में या कागजों में उतना हमें उसको फलीभूत होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर। काले धन पर रोक यहां से लगती है। साथियों, इन दिनों सरकार को बहुत ज्यादा गरियाया जा रहा है, जगह जगह उसकी आलोचना की जा रही है कि आपको नोटबंदी से हासिल क्या हुआ। और उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि जब नवंबर 2016 में अर्थव्यवस्था में नोटबंदी जैसा एक बड़ा कदम उठाया गया, तो उस वक्त नोटों का प्रचलन अर्थव्यवस्था में लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपए था। और वर्तमान में आज 5 साल बाद हम देखते हैं 29 से 30 लाख करोड़ नोट प्रचलन में हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो रखा गया था कि कैशलेस इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा, तो वो हमारा स्वप्न कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर के जरूर सरकार के इस कदम पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हमें कई अन्य फायदे भी यहां पर हमें दिखते हैं। हम उन्हें एक एक करके चर्चा करें। साथियों, मैं यहां ऐसा नहीं कि मैं किसी की आलोचना करने या किसी का पक्ष रखने का हूं, मैं एक निष्पक्ष एनालिसिस करने के लिए यहां हूं। लेकिन आगे मैं सरकार की कोई भी तारीफ करूं उससे पहले आपके सामने मैं वो तकलीफों की तस्वीरें भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप देख सके कि नोटबंदी जब हुई तो उसके बाद कई महीनों तक एकदम अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोग अपने पुराने नोटों को जमा करने के लिए और नए नोटों को निकालने के लिए घंटों दिनों तक लाइनों में लगे रहे। उन दिनों कहा जाता था कई लोगों की तो बैंक में लाइन में लगे रहते हुए भी कई लोगों की मृत्यु हुई। तो अब वो समस्या थी, मैं उसे मानता हूं, वो सभी को, इवन मैंने भी जाकर के जब नए नोट लिए तो उनके साथ बैंक में ही सेल्फी भी खींची बैंक के बाहर। तो वो सभी के साथ ये समस्या थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दिन जा चुके हैं और अब हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं। तो हमें आगे की राह देखनी चाहिए। मैं नोटबंदी के कदम को उस वक्त जरूर थोड़ी सी समय के लिए लगा था कि यार इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के लिए ये कदम एक बहुत जरूरी कदम था, या जाली नोटों को कंट्रोल करना या दबाव डाल करके जनता को मजबूर कर देना कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ाने के लिए। तो वो कदम मैं अच्छे मानता हूं। तो अगर आपको शायद मेरे कुछ सुझाव या कुछ बातें अच्छी ना लगे तो आप मुझे बता सकते कि सर इसमें ये कमियां थी, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं इनके कुछ फायदे गिनाना चाहूंगा कि क्या हमें फायदा हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो स्थानीय निकाय थे, उन्होंने भरपूर इन दिनों अपनी खूब आमदनी की। उन्होंने योजना निकाल दी कि जो भी स्थानीय निकायों का जो बकाया है, अगर वो पुराने नोटों में देना चाहे तो दे सकता है। और इस तरह से स्थानीय निकायों के खजाने भर गए, बिजली के बिल भर दिए गए, बैंकों का बकाया लौटा दिया गया, स्थानीय निकायों में जो भी टैक्सेस लोगों के बकाया रहते वो सारे चुका दिए गए। तो स्थानीय निकायों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, उन्होंने अपनी आमदनी में वृद्धि कर ली।
अगली बात अगर मैं देखूं तो यहां पर आज भी हम उस चीज को देख रहे हैं कि सस्ता लोन, बैंकों के पास भरपूर मात्रा में नकदी पहुंच गई और उनके पास जब प्रचुर मात्रा में धन पहुंच गया तो उन्होंने लोन सस्ता देना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें और भी कुछ कारण रहे जिसके कारण अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई, तो ब्याज दरों को कम करना पड़ा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन का भी योगदान है। हालांकि आप कुछ कह सकते हैं कि उसको अर्थव्यवस्था को सुस्त करने में भी उसका योगदान है, तो बिल्कुल मैं मान लूंगा कि यस, ये बात भी सही है। साथ ही नोटबंदी के दौरान एक घटना और बड़ी कमाल की हुई, उसे मैं सामाजिक सुरक्षा से जोड़ करके देखता हूं। जैसे कि फैक्ट्रियों में या घरेलू कामगार या कहीं पे किसी भी तरह के काम करने वाला जो कामगार वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं 2 से 4 महीने या 6 महीने की भी सैलरी उनके मालिकों ने उन्हें एडवांस में दे दी, जिससे कि उस वक्त उनको तात्कालिक लाभ जरूर प्राप्त हुआ। और एक फायदा और हम देखते हैं इसमें कि जो कर्मचारी भविष्य निधि, इस तरह के फंड्स में हम देखते हैं कि लगभग 50 लाख नए कर्मचारी जुड़े और लगभग इतने ही बैंकों में खाते खोले गए। तो वहां पर एक बहुत कमाल की चीज हुई कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से दूर थे या बैंकिंग तंत्र से दूर थे, वो सारे के सारे बैंकों में आ गए। उनका जो ट्रांजैक्शन होता था वो भी सरकार की निगरानी में, आरबीआई की निगरानी में आ गया और वो बैंक तंत्र का हिस्सा बन गए। तो नोटबंदी ने मजबूरी में लोगों को मजबूर कर दिया कि बैंक से जुड़ जाएं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कामगार हो, सभी को। बचपन से मैं एक चीज सुनता चला आ रहा हूं कि टैक्स कैसे बचाया जाए, सरकार को टैक्स कैसे ना दिया जाए, लेकिन नोटबंदी ने एक कमाल कर दिया। प्रत्यक्ष आयकर में 25% से ज्यादा की वृद्धि हो गई। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन तो है ही है, टैक्स पेयर की संख्या में भी लगभग 1 करोड़ के आसपास नए टैक्स पेयर भी जुड़ गए। जो लोग कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न नहीं भरा करते थे, वो फाइल करने लग गए। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया, दबाव बैठ गया कि भाई अगर हमें इसमें आ गए, कहीं सरकार की तरफ से नोटिस आ गया, तो इससे बचने के लिए जरूरी कि अपना आईटीआर भरो, चाहे टैक्स ना दिया जाए लेकिन इनकम टैक्स भरना है, आईटीआर भरना है। तो इस प्रक्रिया का वो हिस्सा बन गए। तो लगभग 1 करोड़ नए टैक्स पेयर की संख्या बढ़ गई और इसका श्रेय मैं देता हूं नोटबंदी को। नहीं तो लोग अपनी मर्जी से इस चीज के लिए तैयार नहीं होते, जहां नोटबंदी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएं। और साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि नकली नोटों पर भी चोट कैसे की नोटबंदी ने। हालांकि आप ये कह सकते कि नहीं सर कुछ नहीं हुआ, अभी इन दोनों हम देखते कि फिर से नकली नोट चलन में आ गए हैं, लेकिन जहां पहले 20 से 25% नकली नोट चलन में थे, अभी उतने नहीं है। और दूसरा, इन दोनों हैं भी तो वो कैसे हैं कि जो लोग फोटोकॉपी से कलर प्रिंट निकाल लेते हैं, इस तरह की धांधली हो रही है। लेकिन पुराने समय में तो बिल्कुल उसी तरह की डाई लेकर के विदेशों में, लाइक पाकिस्तान के आईएसआई जैसे जो संस्थाएं, वो भारत के नोट छाप करके कश्मीर और या दूसरे जो अलगाववादी उग्रवादी संगठनों को उपलब्ध करा दिया करते थे। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में सक्रिय हो जाते थे, वो नोट चलन में आ जाते थे। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन इन नए नोटों के आने से उन सभी जो नक्काल थे, नकली नोट चलाया करते थे, उनको अपने सेटअप को दोबारा सेट करना पड़ा। उनकी लागत बढ़ गई और कुछ समय तक तो वो सोच में पड़ गई कि उनका जो स्टॉक है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो चलिए, स्थायी नहीं लेकिन कुछ समय के लिए नकली नोटों पर भी चोट पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं नोटबंदी ने किया। तो मैं इसे एक फायदे के तौर पर देखता हूं। दोस्तों, जब भी कभी मैं उन दिनों बाहर निकलता था, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी बाहर निकला, जितने भी चुनाव है, वहां मैंने एक चीज जरूर सुनी कि भाई नोटबंदी का फायदा किसी और को हुआ हो ना हुआ, लेकिन उस समय की जो रूलिंग जो पार्टी थी, बीजेपी जो थी, उसको जरूर हर जगह चुनाव में फायदा हुआ, क्योंकि उसने एक ईमानदार छवि वाली सरकार की छवि बना ली कि जिसने नोटबंदी की, जिसने कतई परवाह नहीं की क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि उनके अपने लोगों को भी घाटा हुआ होगा, जिन्होंने अगर काला धन अर्जित करके रखा होगा तो उन सबको घाटा। तो इससे मोदी सरकार की एक ईमानदार सरकार की छवि बनाने में मदद मिली, जिसका फायदा उन्हें आगे के कई सारे चुनाव में उन्होंने जीता। यहां तक कि अगले लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनको कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिला कि उन्होंने नोटबंदी एक अर्थव्यवस्था में काले धन के
को रोक लगाने के लिए लाए थे, ना कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। लोगों ने इस चीज को एक अच्छे कदम के तौर पर अप्रिशिएट किया, स्वीकार किया, इसलिए उनकी सीटें भी बढ़ी और राज्यों में भी, कई राज्यों में उनकी सरकारें बनी। तो ये भी सरकार के लिए एक बहुत अच्छा कदम था, जिससे कि लोगों के सामने वो अपने पक्ष को रख पाए कि वे एक ईमानदार सरकार चलाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, एक चीज से हम हमेशा देखते हैं कि आप जब भी कभी देखते हैं कि शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, हमारे देश में बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए, खर्च दिखाने के लिए कि वो कंपनियों में, बिजनेस में खर्च कर रहे हैं, फर्जी कंपनियां बना लेते हैं, अपने काले धन को सफेद करने के तरीके निकाल लेते हैं। और नोटबंदी का असर हुआ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां बंद हो गई, उनके दफ्तर कहीं मिले नहीं और उन्होंने फिर किसी भी तरह के इनकम टैक्स के कागजों में आगे पीछे बढ़ने की कोई प्रक्रिया नहीं दिखी। तो नोटबंदी का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि जो काले धन को सफेद धन में बदल दिया करती थी शेल कंपनीज, वे भी बंद हो गई। सरकार की निगरानी में आने से बचने के लिए उन्होंने कहा अपना काम ही बंद कर दो। तो ये भी एक नोटबंदी का फायदे के तौर पे मैं इसे देखता हूं कि फर्जी कंपनियों का बंद हो जाना। साथियों, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूं कि मैं डिजिटल लेन देन में बहुत पीछे था नोटबंदी के पहले, लेकिन नोटबंदी के बाद तो ये मान के चलिए डिजिटल लेन देन में मैं बहुत आगे आ गया। मैं पूरी कोशिश करता है, भाई कैश तो पॉकेट में है नहीं, आप कार्ड से ले लो, आप पेटीएम से ले लो। उसके पहले मैं कहीं पेटीएम इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन तब से मैंने सीख लिया कि नहीं, ये बड़ी काम की चीजें हैं। तो हर वक्त अब हम सभी डिजिटल लेन देन की ओर नोटबंदी ने मजबूरी में बढ़ा दिया और लगातार देश में डिजिटल लेन देन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग पिछले माह का ही अगर देखें तो लगभग 7 लाख ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और इससे हमें कई सारे फायदे हैं, इस तरह से हैं कि देखिए, एक तो डिजिटल लेन देन होता है तो सरकार की निगरानी में होगा, आरबीआई की निगरानी में होगा, तो किसी भी तरह के काले धन को बनाने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। सेकेंडरी अगर हम देखें तो कागज का इस्तेमाल कम होगा, कागजी मुद्रा के मेंटेनेंस पर ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वहां बच जाते हैं। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें या हम मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण से देखें या काले धन को नियंत्रित करने के तरीके से देखें, तो हर तरीके से डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोटबंदी एक बहुत ही सकारात्मक कदम रहा। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे कदमों को बहुत सकारात्मक तरीके से देखेंगे। और हां, मैं ये नहीं कहता कि ये फुल प्रूफ थे या इनमें कोई कमियां नहीं है कि काला धन एकदम से खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। काला धन आज भी है, आज भी लोगों ने कई सारे तरीके निकाले। टैक्स उस वक्त लोगों ने देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से टैक्स की चोरी बढ़ चुकी है। या नकली नोट, यस, आज भी हैं। मैं ये बिल्कुल इस बात को नहीं नकार रहा हूं कि कमियां पूरी तरह से दूर हो गई हैं और ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी कमियां हैं, धीरे धीरे हम उन्हें सुधार लेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हम चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और आपके लिए रख देते हैं कि आप भी उनको अपने तरीके से देखें, समझें और कुछ नए तरीके डेवलप करें। तो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, हम पूरी कोशिश करें कि रोज हम कोई ना कोई नए टॉपिक आपके सामने लेकर के आएं, उन पर एनालिसिस करें और आपकी पढ़ाई, आपके ज्ञान को और भी हम आगे बढ़ाने में मदद कर सके। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बैठना चाहते हैं या आप सामान्य एक जनरल आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो सारी आपकी जो भी ज्ञान की भूख है, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करें कि उसे हम शांत कर सकें और आपको नई नई चीजें, नई नई इंफॉर्मेशन दे सके। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों के साथ इसको शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।